नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। सर चौधरी छोटूराम की पुण्यतिथि पर उनकी रोहतक में जाट शिक्षण संस्थान में समाधि स्थल पर हवन यज्ञ किया गया। इस दौरान जाट शिक्षण संस्था के तमाम सदस्य, अध्यापकगण, प्रिंसिपल व जाट शिक्षण संस्था के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना वहां मौजूद रहे। उन्होंने हवन यज्ञ में भागीदारी लेते हुए पुष्प अर्पित कर सर चौधरी छोटूराम को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समाधि स्थल पर कांग्रेस नेता और बीजेपी सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह भी पहुंचे। उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन किया। आपको बता दें, चौधरी बीरेंद्र सिंह चौधरी छोटूराम के नाती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किसानों के धरने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। वहीं किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत खराब होने पर और केंद्र सरकार द्वारा अभी तक बातचीत के लिए नहीं बुलाने को लेकर उन्होंने कहा है कि सभी किसान एक हो जाओ। डल्लेवाल भी खुशी से उठ जाएंगे कि उनकी जीत हो गई है। जो सरकार अब तक निष्क्रिय है वह भी सक्रिय हो जाएगी, लेकिन किसानों को एक होने की आवश्यकता है। राजनीतिक रूप में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसान की जो उसकी समस्याएं हैं उसका समाधान ना हो। समस्या भी क्या है? मैं तो ये मानता हूँ कि लड़ाई जो है वो इस बात की है कि इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जो आज हम ये कहते हैं कि 5वीं हम बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, उसमें किसान का हिस्सा बताओ कहाँ है? कमेरे वर्ग को क्या मिलता है? जब तक ये संपन्नता नहीं आएगी, जब तक उसका हिस्सा नहीं बढ़ेगा इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, अभी कह रहे हैं कि 3-4 साल में हो सकता है हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन उसका लाभ इस देश में जहाँ 140 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हों, उसमें इन दो वर्गों को नहीं मिलेगा तो उस अर्थव्यवस्था में कितना ही कमा लें, कितना ही अपने आप को ये कहें कि हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन उस अर्थव्यवस्था का सही हकदार बढ़ती हुई वो किसान है, कमेरा वर्ग। डल्लेवाल की सर तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, क्या कारण है कि केंद्र सरकार अब तक किसानों की जो मैंने बता दिया कि मैं ये कहता हूँ कि एक हो जाओ। डल्लेवाल जी भी उठेंगे, फिर उनको भी इस बात का एहसास होगा कि मेरी जीत हुई है, और जो सरकार आज तक निष्क्रिय है इस काम को, इस समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए, उसको सक्रिय बनना पड़ेगा। ये यूनियन के मंच आप सही नहीं मानते? अब आप इन बातों को खुलासा ऐसे मत करो। मेरा एक सोच है और वो आपको भी पता है कि जब किसान आंदोलन चला था तो 400 से ज़्यादा यूनियन थी, और उसमें से फिर जब ये बात आई कि इकट्ठा हो जाओ तो तब भी 40 का एक ग्रुप बना संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से। आज मैं कहता हूं कि एक हो जाओ। आप बात करते हो राजनीतिक रूप से, मैं बात करता हूं कि किसान की एकता, जिस दिन किसान की एकता होगी उसके आगे कोई रुक ही नहीं सकता। सर एक चीज और, 2022 तक क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? सवाल ही नहीं। कितनी हुई है? अब ये देखो, बात ये है कि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसान की आमदनी दुगनी करने से भी उसकी गुर्बत दूर नहीं होगी। उसको मेरी जो सोच है, एमएसपी को भी मैं ऐसे बोलता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू एडिशन जहाँ होती है, एमएसपी का बेंचमार्क वो बढ़ाया जाए। सतगुरुदेव ब्रह्मलीन महंत बाबा लक्ष्मणपुरी महाराज की 30वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वीरवार को डेरा श्री बाबा लक्ष्मणपुरी महाराज गोकर्ण तीर्थ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से संत समाज पहुंचा और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। सभी ने बाबा लक्ष्मणपुरी महाराज की महिमा का गुणगान भी किया। वहीं जूना अखाड़े के उपाचार्य और महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी महाराज ने कहा कि बाबा लक्ष्मणपुरी महाराज की पुण्यतिथि पर हर साल भजन संध्या और संत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस बार भी हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड सहित पूरे भारत से संत समाज और संगतों ने डेरे पर पहुंचकर बाबा लक्ष्मणपुरी महाराज की समाधि पर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया। उन्होंने अपील की कि आज युवाओं को नशे से दूर रहने की जरूरत है
और समाज हित में कार्य करने की। हमारे सतगुरुदेव भगवान श्री बाबा लक्ष्मणपुरी जी की 30वीं पुण्यतिथि है और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे रात को भजन संध्या साध्वी पूनम बहन द्वारा और सुबह हवन, उसके बाद रक्तदान शिविर जिसमें लगभग 125 यूनिट के करीब रक्त आया है, हेल्थ चेकअप वेदांता से और आइज कैंप और इसी के साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन जो पूरा शहर यहाँ आज उमड़ा है। ये सब बाबा जी के चिंते की सबको आशीर्वाद मिलता है, उसका ये आशीर्वाद ही फलीभूत हो रहा है जो आज यहाँ हर जन आके मत्था टेक रहा है, हर वर्ग का बंदा आके मत्था टेक रहा है और ये हर वर्ष इसी तरह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें पूरा शहर बढ़ चढ़ के भाग लेता है और सहयोग करता है। तो इसमें हमारे मीडिया कर्मी भी और भी सभी मिलकर साथ ही बड़े धूमधाम से कई दिनों से चक्कर काटना शुरू कर देती है बाबा जी की पुण्यतिथि के वर्जन दो, तो ये हर बार इसी तरह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आशीर्वाद देना चाहेंगे, हमारा काम तो आशीर्वाद देना है, हमारा शहर सुखी रहे, निरोग रहे, सबका भला हो, कल्याण हो, लोग समाज कल्याण के कार्य करें, यही हमारी कामना है। और पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इसके अलावा अपने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, काफी प्रांतों से लोग आते हैं और साधु संत भी काफी आए, 3 से 4 हजार संत आए आज। अच्छा, आज के समय में नशा एक महामारी के रूप में फैल रहा है। देखो, नशा के हम बिल्कुल खिलाफ है और खिलाफ पहले भी थे और आगे भी हमारी मुहिम चलती है और इसमें फिर हम आगे बढ़ चढ़ के युवाओं को यही संदेश देंगे कि बुरी आदतें ना लें, बुरा संगत का असर न लें और आप अच्छे कर्म करें, हिंदू हो आगे बढ़ो, क्योंकि आज हमारा देश कहाँ खड़ा है आपको देखना चाहिए। पीछे बांग्लादेश के अंदर कितने दुरत्याचार हुए हिंदुओं के साथ, इसी के साथ आपको यही संदेश है, एक रहोगे तो बचे रहोगे, आप सब मिलजुल के रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम काफी सुनते रहते हैं लेकिन हम उसका विरोध करेंगे, चाहे कहीं पे भी हो हम जाके विरोध करेंगे। हिंदू ही रहेंगे सब, यहाँ कोई धर्मांतर नहीं होने देंगे। पीजीआईएमएस रोहतक चीनी वायरस एचएमपीवी को लेकर केंद्र और राज्य हेल्थ विभाग की तरफ से जारी एडवाइजरी के बाद अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में एचएमपीवी से ग्रस्त मरीजों के लिए अलग से स्पेशल 15 बेड का वार्ड और 4 बेड आईसीयू में बनाया गया है। ऑक्सीजन भी बेड पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। अभी तक हालांकि अगर बात करें तो हरियाणा में कोई एचएमपीवी वायरस का केस नहीं मिला है, लेकिन कोविड-19 महामारी से सबक लेते हुए सरकार और हेल्थ विभाग सतर्क है। इसको लेकर पीजीआईएमएस रोहतक के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने अधिक जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वो सुनिए। हमने तो जैसे अखबार में पढ़ने के बाद ही एक्शन ले लिया था, एक मीटिंग बुलाकर इसके लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है और 15 बेड हमने आइसोलेशन के आइडेंटिफाई किए गए हैं और 5 बेड आईसीयू के लिए, अगर किसी को सांस की तकलीफ होती है वेंटिलेटर पर डालना पड़ सकता है। इसके अलावा एडवाइजरी दी गई है डिपार्टमेंटों में कि ओपीडी में जो पेशेंट जिसमें ज़्यादा सिम्टम जो फ्लू के आते हैं या इस तरह के सिम्टम हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी टेस्टिंग बढ़ाई जाए। टेस्टिंग के लिए एक एरिया रखा गया है जो कि बाकी जगह से आइसोलेट होगा, 3rd फ्लोर में ओपीडी के, तो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। इवन जो स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरी डीजीएचएस की कल जो आई थी उसमें भी यही लिखा गया कि कहीं से जो रेफरल के लिए टेस्ट के लिए आता है वो पीजीआईएमएस में हमारे पास ही आएगा। यही है कि सावधानी में तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप मास्क लगा के रहें, जिसको खांसी और ये लंबे सिम्टम होते हैं दूसरों से अपने आप को दूरी बना के रखें और सैनिटाइज हाथों को धोएं, जो जैसे कि हम कोरोना के टाइम में प्रिकॉशन लेते हैं, पर इसकी जो सीवियरिटी है या डेडली उतना नहीं है जैसे कि कोरोना को हम सोचते थे। ये कॉमन टाइप का वायरस है, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर इसके लक्षण क्या है, मतलब उसका क्या है? गला खराब, खांसी, गले में जलन होना, नाक का बहना, बुखार, शरीर में दर्द रहना, जो हर एक ऑलमोस्ट जितनी भी वायरस से फ्लू टाइप की जो बीमारियां होती हैं वही लक्षण है, कोई अलग से इसका लक्षण ऐसा नहीं है। अभी तक कोई रोहतक में ऐसा केस आया है? नहीं। सीईटी की परीक्षा को लेकर इंसो छात्र संगठन लगातार इसका विरोध कर रहा है। आज उसी को लेकर इंसो छात्र नेता दीपक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध जाहिर किया तथा आगामी रणनीति भी साझा की है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के रोजगार पर सबसे पहला हक हरियाणा के युवाओं का है। नेपाल व भूटान के छात्रों को हरियाणा में रोजगार में मौका देना सरासर गलत है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इनसो छात्र संगठन इसका लगातार विरोध कर रहा है और आगे भी इसी तरह विरोध करता रहेगा। साथ ही उन्होंने आगामी रणनीति बताते हुए क्या कुछ कहा, एक बार ये सुनिए। नेपाल और भूटान के विद्यार्थियों को मौका देना, और इसमें मैं आपको बताना चाहूं, इसमें एक नीचे उसके साथ साथ एक लाइन और लिखी गई है, provided that a person belonging to any category B or C नेपाल और भूटान shall be person in whose favor a certificate of eligibility has issued by the government। मुझे तो ये पता नहीं कैसे नौसिखिए लोग ऐसे कानून बनाते हैं, क्या क्राइटेरिया तय होगा, कौन उन लोगों का सर्टिफिकेट होगा कि ये नेपाल का है, ये एलिजिबल है या नहीं है। इनसो संगठन, हमारे छात्र संगठन ने लगातार छात्रों की लड़ाइयां लड़ी हैं, पिछले लंबे समय से हम लगातार छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है और हमारा संगठन पूरे हरियाणा में इसका विरोध करेगा। सड़क पर उतरने की बात आई तो सड़क पर उतरेगा, संसद का घेराव, हरियाणा की विधानसभा घेराव करने की बात आई तो हरियाणा की विधानसभा घेराव करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने नेता चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जो पूरे हरियाणा के छात्रों की लड़ाई है उसको लड़ेंगे। हमने अपना खाका तैयार किया है, पहले हम सांकेतिक आंदोलन करेंगे, प्रतियां फूकेंगे, ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन की प्रतियां फूकेंगे, काली पट्टियां बांधकर यूनिवर्सिटी कॉलेजों के बाहर विरोध करेंगे, फिर शिक्षण संस्थानों में जाकर, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाकर छात्रों को इसके प्रति अवेयर करेंगे। छात्रों के एक हुजूम को जोड़ करके हम सिग्नेचर अभियान शिक्षण संस्थानों में चलाएंगे, एक बड़े लेवल पे पूरे हरियाणा में, और खासकर रोहतक के मेन जो बड़े शिक्षण संस्थान हैं उन शिक्षण संस्थानों में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। उसके बाद हम सरकार के प्रतिनिधियों को लिखित में वो हस्ताक्षर अभियान सौंपेंगे। उसके बाद भी अगर इस पे कोई वो नहीं हुई तो अगली रणनीति के तहत हम पूरे हरियाणा में एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर के छेड़ने जा रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को शिकायतों के यथाशीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने समाधान शिविर में प्राप्त हुई शिकायतों के निपटारे की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी लंबित शिकायतों का तुरंत निपटारा करे। समाधान शिविर में प्राप्त 21 शिकायतों में से 6 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया तथा अन्य शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया जारी है। नरेंद्र कुमार स्थानीय जिला विकास भवन स्थित DRDA हॉल में आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुन रहे थे। उन्होंने शिकायतें सुनने के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन शिकायतों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है। इसको लेकर प्रशासनिक तौर पर भी अधिकारियों की बैठक ली जा रही है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई भी कमी ना रहे। और इस बार जो 26 जनवरी है यानी गणतंत्र दिवस 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें खास तौर पर संविधान से संबंधित झांकियां देखने को मिलेगी। विभिन्न विभागों की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र इस बार बनने वाली है। तो उसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। प्रशासनिक तौर पर जो है लगातार अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं ताकि कोई भी कमी कार्यक्रम में ना हो। 26 जनवरी आ रही है, उसको लेकर क्या तैयारी की गई है, क्या कहेंगे लोगों को? देखिए 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो हर वर्ष की भांति हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। इस बारे में सभी डिपार्टमेंट साथ में मीटिंग हुई है जिसमें कि ये डिसाइड किया गया है कौन कौन सी झांकियां होंगी, किस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। जैसा कि जो हमारे संविधान पर विशेष फोकस है हमारा इस बार के, क्योंकि हमारे 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस बार की हमारी 26 जनवरी की तैयारियों में वो झलक भी आपको देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।